हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो GS वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद जो है ध्येय IAS, दृष्टि IAS और भी जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं जिस भी पब्लिकेशंस के, उन सबको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तब तक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक प्रैक्टिस सेट प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी अच्छे से की जाएगी जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाए। और इसके साथ साथ हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो दूसरा चैनल है उस पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है, उससे पे आप विजिट करके हिंदी के प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर को जो सेक्शन है उससे भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आर की पूरी कंप्लीट तैयारी जो है अच्छे से कराई जाएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, जिन लोगों ने वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको प्रॉपर सॉल्व कराया गया है। इसमें देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ वनस्पतियाँ दी गई हैं और पेड़ दिए गए हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत क्या आएगा? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति में आपका आता है बबूल, आता है नागफनी, रीठा, केर, बेर। ये सभी किस में आएंगे? ये सभी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हो जाएगा बी। आर्द्र पतझड़ वन की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो है टीक, शॉल, सागौन, जामुन, महुआ, पीपल, बरगद, नीम, ये सभी जो हैं आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आर्द्र पतझड़ वन में आ जाएगा आपका टीक आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत एबोनी, सिनकोना, आबुनस, रोजवुड, महोगनी, चंदन, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एबोनी जो है वह आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आएगा। अल्पाइन के अंतर्गत सिल्वर फर जो है अल्पाइन के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ स्प्रूस हो गया, चीड़ हो गया और स्नोवर हो गया, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी अल्पाइन वन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हो जाएगा 4। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति बबूल है। आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत आ जाएगा टीक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत एबोनी आ जाएगा और अल्पाइन के अंतर्गत आ जाएगा सिल्वर फर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, भील जनजाति राजस्थान में, मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है, कौन सा विकल्प गलत है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। टोडा जनजाति या आंध्र प्रदेश की जनजाति नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कह सकते हैं कि तमिलनाडु की ये महत्वपूर्ण जनजाति है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वह चेचू, बंजरा और लंबाडा यह जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जबकि टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। मुंडा झारखंड में, भील राजस्थान में, मारिया जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्थानांतरित कृषि दिया गया और राज्य दिया गया है। तो किस राज्य में स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। असम, पश्चिम बंगाल में जो स्थानांतरित कृषि है इसको झूम के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? केरल में स्थानांतरित कृषि को पोनम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित या झूम कृषि को पोडू के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसे बेवार, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को या शिफ्टिंग फार्मिंग को जो है बेवार के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें कृषि की ऋतुएं दी गई हैं और बोने का समय दिया गया है। खरीफ ऋतु की अगर हम बात करें,
इसके बोने का जो समय है वह मई से जून है और इसके काटने का समय क्या है, सितंबर से अक्टूबर। रबी फसल की अगर हम बात करें, यह जो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और फरवरी मार्च अप्रैल तक इसे काट लिया जाता है। जायद रबी की अगर हम बात करें तो यह अप्रैल मई में बोया जाता है। जायद रबी अप्रैल मई में बोया जाता है और इसे जो है सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और जायद खरीफ की अगर हम बात करें तो यह दिसंबर जनवरी के मध्य में बोया जाता है और इसे जो है खरीफ फसल के साथ अर्थात आपके मार्च अप्रैल मई तक इसे काट लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ फसल दिए गए हैं और सबसे बड़े उत्पादक राज्य दिया गया है। तो किस फसल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है उससे आपको जो है सम्मिलित करना है। गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चावल का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है असम में और रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में तमिलनाडु प्रायः शुष्क रहता है, क्यों? यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के लगभग समानांतर है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है क्यों कि पूर्वी घाट का जो तमिलनाडु वाला तट है या दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसके समानांतर पड़ता है। जैसे मानसून अगर ऐसे आ रहा है तो यह जो है भी ऐसे पड़ता है, तो मानसून जो है ऐसे निकल जाता है और यहाँ पे जो है वर्षा नहीं होती और यह वर्षा का अभाव रहता है। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो है जब हिंद महासागर को पार करके भारत के पश्चिमी तट से टकराती हैं तो ढाल के सहारे ऊपर उठकर संघनित होकर बादल का निर्माण करती हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। यह हवाएं आर्द्रता मुक्त होती हैं, पुनः सह्याद्री पार करके हवाएं पश्चिम की तरफ उतरती हैं और हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो शुष्क व गर्म हो जाती हैं तथा वर्षा नहीं कर पाती हैं। और पूर्वी घाट जो है यह तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है, जिस कारण भी वर्षा नहीं होती है। तो आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों का सही क्रम क्या होगा? लानला, चांगला, इमिसला, सिपकीला, या फिर चांगला, इमिसला, सिपकीला, लांगला, या फिर इमिसला, सिपकीला, लानकला, या फिर चांगला, या फिर सिपकीला, लानकला, चांगला, या फिर इमिसला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप उत्तर से दक्षिण में जाते हैं तो सबसे पहले आएगा लानकला, फिर चांगला, इमिसला और फिर सिपकीला। ठीक है, लानकला दर्रा जो है लद्दाख और तिब्बत के मध्य में स्थित है। चांगला दर्रा यह भी लद्दाख और तिब्बत के मध्य में स्थित है। इमिसला दर्रा जो है यह भी लद्दाख और तिब्बत के मध्य में ही है। और सिपकीला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लानकला दर्रा, चांगला दर्रा और इमिसला दर्रा यह तीनों दर्रे जो हैं आपके लद्दाख और तिब्बत के मध्य में है। सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में और यह भी जो है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भिलांगना, या फिर भागीरथी और मंदाकिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। रुद्रप्रयाग जो है वह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, ताप्ती या फिर महानदी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ताप्ती नदी एस्चुअरी से होकर के भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, जबकि गंगा, गोदावरी और महानदी इन नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, जबकि ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, सोन या फिर महानदी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि सोन, मांडवी और नर्मदा इन नदियों द्वारा एस्चुअरी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। सिंधु और गंगा नदी के बीच में, गंगा और यमुना नदी के बीच में, गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच।
इसका सही आंसर ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला जो है सिंधु और गंगा के मध्य में जल विभाजक का कार्य करती है। किसके किसके बीच? सिंधु और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसमें कुछ घाटियाँ दी गई है और उसकी अवस्थिति दी गई है। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी की अगर हम बात करें, यह है आपके कहाँ पे है? मूर्खा घाटी है आपके लद्दाख में। युमथांग घाटी कहाँ पे है? युमथांग घाटी है सिक्किम में। जुंकू घाटी कहाँ पे है? जुकू घाटी है आपके नागालैंड में। और अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में। देखिए, मूर्खा घाटी हो गया, यह लद्दाख में एक नदी है और यह नदी हेमिस नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। युमथांग घाटी यह सिक्किम में फूलों की घाटी अभयारण्य भी इसे कहा जाता है। युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है जिसे फूलों की घाटी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जुंकू घाटी नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार जो है नागालैंड में है, इसलिए इसे ज़्यादातर नागालैंड में ही इंडिकेट किया जाता है। और यह प्राकृतिक वातावरण, मौसमी फूलों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम वाले क्षेत्र में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 4 2 3। सबसे ज़्यादा तटीय लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में सबसे अधिक जो लवणीय मृदा है वह गुजरात राज्य में पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह लेह व श्रीनगर को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो भारत तथा चीन को जोड़ता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वे वृक्ष हैं जो उच्च लवणता मैंग्रोव वे वृक्ष हैं जो उच्च लवणता और उच्च ज्वार, तेज हवा, अधिकतम तापमान और दलदली लवणी भूमि जैसी असहनीय स्थिति में भी रह सकते हैं। सदाबहार शोलावन केरल, तमिलनाडु तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन या फिर रामगंगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी, जबकि बेतवा, चंबल, केन ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा जो है यह गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले से होता है। और अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछ ले तो 188 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई जो है 188 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। और इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के कोकरीबाड़ी पहाड़ी से होता है। और प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो उज्जैन है वह इसी नदी के अर्थात क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र शामिल नहीं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर महानदी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु यह सभी हिमालयी अपवाह तंत्र के हिस्सा हैं। और महानदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो है धमतरी जिला था, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से होता है। और यह प्रायद्वीपीय नदी है और यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सतलज, रावी, झेलम या फिर चिनाब? इसका सही आंसर ऑप्शन थी, झेलम नदी का उद्गम जो है पीर पंजाल दर्रे से होता है। देखिए, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी से होता है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। हिमालय की निम्नलिखित किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? घाघरा, तीस्ता, शारदा या फिर गंगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
सॉरी हिमालय की निम्नलिखित किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? तो घाघरा नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। ठीक है। और दूसरा जो है, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? घाघरा, शारदा, यमुना, सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। देखिए सतलज जो है एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात किसी स्थल खंड के उत्थान के पूर्व से प्रवाहित होने वाली नदी। जैसे यह नदी जो है प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही है, इसके बाद बहुत से उत्थान हुए लेकिन वह अपने प्राचीन या पुराने मार्ग का ही अनुसरण करती है। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो सतलज जो है एक पूर्ववर्ती नदी है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल भारत के मध्य सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, काली या फिर तीस्ता। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काली नदी भारत और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काली नदी जो है इसे नेपाल में शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत और नेपाल की मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होता है और यह नेपाल के पश्चिमी सीमा के साथ बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा में मिल जाती है, अर्थात यह गंगा की सहायक नदी है। उद्गम इसका उत्तराखंड से होता है और यह नेपाल और भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन सी सही है। करेवा हिमालयीकृत वेदिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में या फिर तीस्ता घाटी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम घाटी में। करेवा वेदिकाएं जो है वह झेलम घाटी कश्मीर में पाई जाती हैं। करेवा शब्द जिसका अर्थ होता है ऊंचा टेबल लैंड। करेवा जो है तलछट, रेत, गाद, मिट्टी, सैल, लिग्नाइट, बजरी आज जो बहा करके मलबे लाए जाते हैं उससे करेवा का निर्माण होता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से कश्मीर में जो करेवा मैदान पाए जाते हैं इसमें कश्मीर और टैपियोका आदि की कृषि जो है इसी में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ नदी दिया गया है और इसका उद्गम स्थल दिया गया है। तीस्ता नदी के उद्गम कहाँ से होता है? तीस्ता नदी के उद्गम की बात करें तो तसोलाहामो झील जो सिक्किम में है वहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। बराक नदी का उद्गम यह जो है मणिपुर की पहाड़ी से बराक नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी श्रेणी के पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पश्चिमी घाट से कावेरी नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम जो है शेषनाग झील के पीरपंजाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4, 2। ठीक है। और अगर हम बात करें तो कावेरी नदी जिसे प्रायद्वीपी नदी जो कि एक प्रायद्वीपी नदी है और अन्य जो सभी नदियां हैं वो हिमालयी नदी तंत्र का भाग है। अन्य जो सभी नदियां हैं ना वो हिमालयी नदी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ खनिज दी गई है और उनकी उपस्थिति दी गई है। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है या कहाँ इसके खनिज इसके हैं या कहाँ पे इसका खनन किया जाता है? तो यह जो है झारखंड के जादूगोड़ा खान से यूरेनियम का उत्पादन या खनन होता है। हीरा का जो उत्पादन है पन्ना मध्य प्रदेश से किया जाता है। सोना का जो उत्पादन है कोलार खान कर्नाटक से किया जाता है। और रॉक सॉल्ट का जो उत्पादन है हिमाचल प्रदेश से किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाए। जास्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसकी अगर हम बात करें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल यह सही हो जाएगा। सबसे पहले पे आ जाएगा काराकोरम, दूसरे नंबर पे काराकोरम लद्दाख, दूसरे पे लद्दाख आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा जास्कर, चौथे पे आ जाएगा पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी सही है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, सॉरी साथियों, इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना से होकर यह नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की जो मानक समयामी रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना से होकर यह नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ फसल दिए गए हैं और उत्पादन में शीर्ष राज्य दिया गया है। किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र और बाजरा उत्पादन में राजस्थान। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र। यह गलत है। कपास के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? गुजरात है। गुजरात है कपास के उत्पादन में पहले स्थान पे। और महाराष्ट्र की मिट्टी, इसका पीएच मान ज्वार उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है या उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो ज्वार का उत्पादन बृहद स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा है, मणिपुर में है तुजू दर्रा, केरल में है सेनकोट्टा और सिक्किम में है यांग्याप। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांग्याप दर्रा सिक्किम में नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा है मणिपुर में और सेनकोट्टा जो है वो आपके केरल में है और यांग्याप दर्रा जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सिक्किम में जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो नाथुला और जेलेपला यह दर्रे सिक्किम में है, जबकि यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है? पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर या फिर महाभारत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जास्कर श्रेणी या जास्कर पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय जो है बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है और यह चीन अर्थात तिब्बत तक फैला हुआ है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ पहाड़ियाँ दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तो कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है उससे आपको सुमेलित करना है। अगर हम लुसाई पहाड़ी की बात करें, लुसाई पहाड़ी है आपके मिजोरम में। रेगमा पहाड़ी कहाँ पे है? रेगमा है असम में। अबोर पहाड़ी कहाँ पे है? अबोर है अरुणाचल प्रदेश में। और खासी है आपके मेघालय में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है और इसमें कुछ मैदान दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं दी गई हैं। भाबर मैदान की अगर हम बात करें, भाबर मैदान जो है कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। ठीक है, भाबर जो मैदान है वह कंकड़ पत्थर वाला मैदान को भाबर कहा। जब हिमालयी नदियाँ नीचे उतरती हैं तो अपने साथ छोटे बड़े कंकड़ पत्थरों को लेकर के निक्षेपित करती हैं, जिससे भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, तराई की अगर हम बात करें, तराई महीन रेत एवं चिकनी मिट्टी का मैदान होता है। ठीक है, और बांगर की बात करें, यह प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र को खादर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 4, 1 और 3। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह है आपके कर्नाटक राज्य में। बाबा बुदन की पहाड़ी जो आपके पश्चिमी घाट के कर्नाटक में स्थित है और यह लौह अयस्क के अलावा यहाँ पे मैग्नीज, चूना पत्थर को और क्रोमाइट आदि का उत्पादन या फिर से यह भी पाया जाता है। लेकिन यह मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है? लौह अयस्कों के लिए फेमस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दक्कन के पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा, कूट के हिसाब से आपको चयन करना है इसका, 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या फिर चारों। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी में है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम इनकी सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। मर्ग से आप क्या समझते हैं? हिरण की एक प्रजाति,
बृहद हिमालय में पाए जाने वाले एक सदाबहार वृक्ष, मध्य हिमालय पर पाए जाने वाले घास के मैदान, या फिर लद्दाख में पाए जाने वाले रेत का ठंडा मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्ग। यह मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास का मैदान है जिसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन केटू कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चीन या फिर नेपाल में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं और सबसे ऊंची पर्वत दी गई है, तो किस राज्य में कौन सी पर्वत सबसे ऊंची है उससे आपको सम्मिलित करना है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महाराष्ट्र राज्य की सर्वोच्च चोटी है कलसुबई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, और इसकी जो ऊंचाई है 1501 किलोमीटर है। 1501 किलोमीटर है। झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। झारखंड की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ, इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। 1366 मीटर। और गुजरात की जो सर्वोच्च चोटी है वो गिरनार, और गिरनार की जो ऊंचाई है वह 1031 मीटर है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4-1-3-2। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या फिर अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अरावली। अरावली पर्वत जो है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। अरावली पर्वत जो है इसकी अगर हम बात करें तो यह अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है। और अरावली पर्वत भारत में दुनिया की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत जो है वो अरावली है, और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, जबकि सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट यह सभी जो है आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मलयगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवरा या फिर जावड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मलयगिरी। मलयगिरी पहाड़ी जो है चंदन के वनों के लिए फेमस है, और यह कहाँ पे है? यह पूर्वी घाट उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है, और यह पहाड़ियाँ सुंदरवन, रेड सैंडल, रक्त चंदन आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? अरावली, हिमालय, पूर्व घाटी या पूर्वी घाट या फिर नीलगिरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नीलगिरी पर्वत जो है यह आपकी वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नीलगिरी पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतमाला है जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में फैला हुआ है। वलित पर्वत का निर्माण जो होता है भूसन्नति में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में समीप आने, टकराने से दबे सिकुड़े जो पदार्थ होते हैं उससे वलन पड़ने के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नीलगिरी पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि अरावली, हिमालय और पूर्वी घाट ये तीनों जो हैं वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ हिमालय के प्रादेशिक विभाजन दिया गया और सीमा निर्धारित करने वाली नदियाँ दी गई हैं। तो किसके द्वारा किसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है यह आपको बताना है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय जो है किसके बीच में है? पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें तो सिंधु एवं सतलज के मध्य में है पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय जो है यह है आपके किसके बीच में है? यह सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। असम हिमालय जो है यह कहाँ पे है? असम हिमालय की अगर हम बात करें तो यह तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में। दिहांग नदी कहीं कहीं आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाएगा तो उसके मध्य में है। नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो आगे पूछने की संभावना हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट देखिए, पुदुचेरी के अनुशासित प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? माहे, कराईकल, यमन या फिर कडलूर। कौन शामिल नहीं है इसमें? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कडलूर इसमें शामिल नहीं है। पुदुचेरी के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत माहे, कराईकल, यनम, माहे, कराईकल, यनम यह आता है। ठीक है। जिसमें से कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में है। ठीक है।
कडलूर एक गांव है किसका, कर्नाटक में स्थित या कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक गांव है कडलूर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश के, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इनकी सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ लगती हैं, लेकिन मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है, लिटिल अंडमान में, लिटिल निकोबार में, ग्रेट निकोबार में या फिर कन्याकुमारी के निकट। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, 1 2 2 3, 1 3 4 या फिर चारों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, शून्य सीमा रेखा या जीरो लाइन निम्नलिखित में से किससे कहते हैं, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा रेखा को, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को, या फिर अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा रेखा को। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल निम्नलिखित में से किन दो भूभागों को अलग करता है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को, या फिर ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार को, या फिर मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान को। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा को। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरे साथ आप बने रहिए। जो आर के लिए प्रैक्टिस सेट है और भी जो स्टडी मटेरियल है जो आर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके पूरे सिलेबस को प्रॉपर कवर किया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, चाहे वो करंट अफेयर का सेक्शन हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो, सभी को प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करिए। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसमें और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।